आराम से समझते हैं। बहुत इजी से आपको केवल मैं कहानी समझाऊंगा। आपका काम होगा कि शांत होके, एकदम जैसे कि कहीं पूजा में बैठते हैं तो किस तरह शांत रहते हैं, वैसे शांत होकर मुझे सुनना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठेगा तो तुरंत प्रश्न नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, पेन लेके ऐसे अप कर लीजिएगा, मैं देख लूंगा और मैं स्वयं आपसे पूछ लूंगा कि हाँ क्या प्रश्न है बताइए, ठीक है। और केवल मुझे ध्यान से सुनना है। मैं लिख के देता हूं कि इतने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, उस पॉइंट, ये तो केवल हड्डी है, इसका पूरा का पूरा जो शरीर होता है मैं बनाऊंगा आपके सामने, चेहरा, और आपके सामने पेश करूंगा। बशर्ते आपका काम केवल यही होगा कि पेशेंस से सुनना। 2 घंटा बैठ के एक कहानी और क्लास को सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो नए हैं, लेकिन जो पहले से क्लास लिए हुए हैं उनके लिए इजी है। अब कुछ लोग इसमें नए हैं जिनका 1 घंटा का क्लास चला था, आज हो सकता है 2 घंटे की जगह पे 2.5 घंटा भी चल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका काम केवल पैसे से बैठना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, भारत का संवैधानिक इतिहास का मतलब क्या है कि भारत के संविधान की बनने की जो शुरुआत है कब से हुई, उसमें क्या क्या कारक हुए, किस कारण से रुका, कब आगे बढ़ा, उसमें कहां कहां से संविधान के आर्टिकल लिए गए, अनुच्छेद जिसको बोलते हैं, और कहां कहां से सारी विधि व्यवस्थाएं ली गई, और कितना टाइम लगा इसको बनने में, इसके बनने में महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से भाग ने लिया, किस एक्ट ने लिया, और कैसे ये बन के तैयार हुआ, इसी को जानना भारत का संवैधानिक इतिहास कहलाता है। जिसमें हम पूरे भारत के ऐतिहासिक संविधान के ऐतिहासिक स्रोत को देखेंगे कि कहां से क्या लिया गया और कैसे कैसे भारत में एक कानूनी व्यवस्था बिल्ड हुई, तैयार हुई और सब पे लागू हुई। क्लियर? मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आराम से पढ़ाऊं, इजीली पढ़ाऊं और कम से कम समय लूं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं और ज्यादा घटा के भी नहीं, कम से कम समय में आपको ये सब दे सकूं। क्योंकि बढ़ा चढ़ा के मैंने बताया है, मैंने आपको 1 घंटे में केवल 2 ही बताए हैं, लेकिन उतना बताऊंगा तो पता चला कि 5-6 घंटे लग गए। तो शॉर्ट में अच्छा से करेंगे। देखिए, ऐसा हुआ कि सबसे पहले भारत में सनातनियों का शासन चल रहा था। अगर सनातनियों की शासन की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके लगभग 1192 ईस्वी पूर्व तक मुख्य रूप से भारतीय ही भारत में शासन कर रहे थे। 1192 के बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के बाद से लेकर 1192 से लेकर लगभग 1707 तक मुस्लिमों का शासन रहा, क्योंकि इसके बीच में ही अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेज पहली बार एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? 1600 ईस्वी। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब? 1600 में, और 1608 में ये पहली बार भारत आता है। भारत आने के बाद कहा जाता है कि भारत में छोटे मोटे व्यापार कर रहा था। व्यापार का मतलब ऐसा नहीं कि अपने यहाँ से सामान खरीद के और हमारे यहाँ, चाहे अपने यहाँ सामान बना के हमारे यहाँ लाके बेचता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। बल्कि ये जो व्यापार करता था, इस व्यापार में क्या करता था कि वहां से केवल आते थे और हमारे यहाँ के बने बनाए सामान को लेके जाते थे, अपने यहाँ बेचते थे। उनके यहाँ अपना कुछ भी नहीं होता था। इसीलिए देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के पहले के काल को अंधयुग कहा जाता है। अंधयुग का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, ना अच्छी शिक्षा हो, ना अच्छा कोई व्यवस्था हो, ना ही कोई वस्तु वो बना सकते हैं, केवल किसी अन्य देश पे आश्रित रहते हैं। अन्य देश पे मतलब भारत पे आश्रित थे। वो ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सारे देश भारत पे ही आश्रित थे। और अब भी हमारे यहाँ व्यापार करने ही आते थे, बाद में हमला कर दिया। 712 में अल हज्जाज का भतीजा जब हमला करता है तो वो भी हमारे यहाँ व्यापार के लिए ही आते थे। यानी कि विश्व में सबसे प्रचलित और सबसे प्रमुख कोई देश था जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाता था, वो हमारा भारत था, जिसे हम जानते नहीं। हमको तो लगता है कि भारत गुलाम था, भारत ने कुछ किया ही नहीं, सब तो अंग्रेज देके गए, उन्हीं का दिया हम पढ़ रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों को भी शिक्षा, पढ़ने की व्यवस्था हमारे द्वारा दी गई थी। अगर आप पढ़िएगा तो प्राचीन काल में सबसे शिक्षित कोई था, और ये भी पढ़िएगा कि सबसे प्राचीनतम लिखित पुस्तक कौन सा है, तो आपको मिलेगा वेद है। वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद अगर आप सर्च कीजिएगा सबसे प्राचीन धर्म, गूगल पे सर्च कीजिएगा। गूगल तो हमारा कंपनी नहीं है, भारत का है क्या? गूगल कहाँ की कंपनी है? गूगल अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका की कंपनी है, अंग्रेजों का होगा, तो वहाँ पे अंग्रेज अपने आप के बारे में कहते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन धर्म की बात कीजिएगा तो सनातन धर्म आएगा। इससे प्राचीन कोई धर्म था ही नहीं।
क्लियर, ये समझ में आया। तो कहा जाता है कि अंग्रेज भारत में आए थे केवल क्या करने के लिए, कि सामान खरीदेंगे और ले जाके बेचेंगे, बिल्कुल उस दुकानदार की तरह जो हमारे यहाँ बगल में बैठे रहते हैं। क्या कोई दुकानदार यहाँ जो कपड़े का दुकान खुला है वो साड़ी बनाते हैं, शर्ट पैंट बनाते हैं? नहीं बनाते हैं ना। इनका काम क्या होता है, कहीं से खरीद के लाएं और यहाँ बेचे। वैसे ही अंग्रेज हमारे यहाँ आते थे, वस्त्र खरीदते थे, मसाले खरीदते थे, भोजन सामग्री खरीदते थे, इत्यादि और भी बहुत सारी वस्तुएं खरीदते थे, और उसके बदले में हमें सोना देके जाते थे। और इसी कारण से भारत में कहा जाता था कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। और दूसरा क्या कहा जाता था, कि इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी कि हमारे देश की जो धरती थी क्या उगलती थी, सोना उगलती थी। सोने का मतलब कि इतने ज्यादा हमारे यहाँ, अरे तनी सा धूल उड़ेगा कोई बात नहीं, हम लोग इतना बारूद वाला काम करे तो तनी सा धूल तो उड़ना ही चाहिए, नहीं उड़े तो क्या फायदा। सोचिए कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे, तालियां बजा रहे, चलिए वो दे रहा है आपके ऊपर सेंट छिड़के, अरे तालियां बजाने की नहीं करना, मैं भगवान बजा रहे हैं, सिंपल, ध्यान से समझिए। तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और इस देश की धरती आखिर क्या सोना उगलती थी, तो इस देश की धरती उगलती थी कपास। कपास से बनते थे सूती वस्त्र, जो सबसे बेहतरीन हम ही बनाते थे। इस देश की धरती उगलती थी मसाले, और विश्व में कोई भी अन्य देश मसाला नहीं उगाता था, और बिना मसाले के चटपटा मांस खाना बहुत ही तकलीफदायक थी, इसीलिए वो मसाले खरीदने यहाँ पे आते थे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना। इसके आगे चलते हैं। तो इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कि यहाँ से हम क्या करेंगे, बिजनेस, व्यापार। ऐसा नहीं कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे से व्यापार करे थे, इससे पहले भी व्यापार हो रहा था, लेकिन उस समय जो व्यापार होता था वो अल्तुतुनिया के मार्ग से होता था, मतलब कि एक सड़क मार्ग था, जमीनी मार्ग था। लेकिन उस मार्ग में जब अरबों ने कब्जा कर लिया, इस्लाम धर्म का कब्जा हो गया, तो अब उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए वो उस मार्ग से न आके उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की, जिसको समुद्री मार्ग कहा जाता है। और समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय जाता है किसको, कौन आता है भारत की खोज करने, वास्को डी गामा। 1498 पुर्तगाली होता है, पहली बार भारत की समुद्री मार्ग का खोज करता है, और यहीं से अन्य आना शुरू होते हैं। तो ये समझ में आया कि 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1608 में भारत आ रही थी, उसका काम हमारे यहाँ कोई सामान लाके अपने यहाँ से बेचना नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ से खरीद के अपने यहाँ बेचना था, जैसे कि हमारे यहाँ के गांव का दुकान। इसके बाद की घटना देखिएगा कि वो धीरे धीरे करते करते भारत के राजाओं से 1717 में फर्रुखसियर से एक फरमान जारी कराते हैं, उसका पेट के दर्द का, मतलब अपेंडिक्स के इलाज के बदले, कि आप क्या कीजिए, कि मुझे पूरे भारत में व्यापार की छूट दीजिए। अतः उन्हें 3000 रुपये, मतलब 3000 क्या बोलते थे उसको, उस समय क्या चलता था, मुद्रा नहीं, स्वर्ण मुद्रा नहीं, इसको कुछ बोलते थे, हाँ 3000 स्वर्ण मुद्राएं, दिनार के बदले पूरे भारत में क्या किया गया, पाउंड, पाउंड कहते थे वो लोग, ब्रिटेन में पाउंड। 3000 पाउंड के बदले उन्होंने पूरे भारत में व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर लिया, कि वो पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, बस सालाना क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपये किसे देने पड़ेंगे, मुगल सरकार को। अतः कहा जाता है कि इसके बाद ये व्यापार करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये बंगाल को अपने कब्जे में करना शुरू कर देते हैं। बंगाल में कुछ घटनाएं होती है, जिसके कारण से, ये घटनाएं मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी बताऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए, क्योंकि बाकी भी बताना है, शॉर्ट में बताता हूं। 1757 में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, और तब से कहा जाता है कि पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कम रूप से लगभग भारत का शासन अंग्रेजों के पास चला गया। लगभग भारत का शासन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि बंगाल ही ऐसा क्षेत्र था जो भारत का सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र था, गंगा किनारे के बसा हुआ। और उस समय बंगाल में केवल बंगाल नहीं आता था, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अतः बंगाल विकसित क्षेत्र हुआ करता था। इसी पे कब सबसे पहले किसने कब्जा किया, अंग्रेजों ने। इसके बाद जो मुख्य रूप से पोर्ट था, बंबई पोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और पीछे का जो लास्ट पोर्ट था, मद्रास पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अभी भारतीय राजाओं को ही शासन बना रहे हैं। लेकिन फिर कहा जाता है कि एक और युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें भारत के 3 प्रमुख शासक, बंगाल का शासक, अवध का शासक, और कहां का, मुगल शासक। तो बंगाल का शासक आपका कौन सा था, मीर कासिम, अवध का शासक सुजाउद्दौला, और तीसरा
भारत का शासक यानी कि मुगल का शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलके त्रिगुट संधि बनाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज खास करके हेक्टर मुनरो अपनी कूटनीति के द्वारा ये युद्ध भी जीत जाता है और 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद मुगलों से और अवध से कहा जाता है कि एक संधि करते हैं जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं 1765 में, जिसके तहत मुगल बादशाह को दिल्ली छोड़कर और सारा जो उनका शासन प्रशासन है सब अंग्रेजों को सौंपकर इलाहाबाद में इनको भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि आप इलाहाबाद रहिए, आपको महीने का 1 लाख पेमेंट मिलेगा, यानी 1 लाख के पेंशन पर इनको क्या किया जाता है, इलाहाबाद रवाना कर दिया जाता है और अवध के नवाब से इलाहाबाद लेके किनको दे दिया जाता है, मुगल को। अब यही के बाद से कहा जाता है कि अब अंग्रेजों का शासन भारत पे शुरू होता है, क्योंकि अभी जो शासन अंग्रेजों पे चल रहा था ये शासन विकृत था, क्योंकि मद्रास का गवर्नर अलग था, बंबई का गवर्नर अलग था और आप देखिएगा तो इधर बंगाल का गवर्नर अलग था, तो तीनों में तालमेल नहीं था, तो अपने अपने हिसाब से चलते थे। दूसरा ये था कि कंपनी के लिए कम, अपने लिए वो ज्यादा काम करते थे। अपने लिए ज्यादा काम क्या मतलब, जब भी वो कंपनी का सामान लेके आते थे साथ साथ में अपने घर का भी सामान लेके चले जाते थे, अपने घर का सामान भी लेके चले आते थे और कहते थे कि ये कंपनी का सामान है 100 रुपए का है और ये मेरा सामान है सेम कंपनी जैसा ही है, ये 50 रुपए का है। जैसे पहले कंपनी का सामान बेचते, देखिए 100 रुपए का सामान है चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। तो कहते हैं देखो ना, वो हम बनवाए सेम सामान है, हम घरे अपना बनाए हुए हैं, इसको लेना है तो ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैंने अपनी कंपनी में रखा अपना प्रचार करने के लिए और हमने कंपनी में प्रोडक्शन बनाया, एक किताब बनाया और आपने क्या किया कि उसी किताब का कॉपी एगो बना लिया और सस्ते दामों मैंने छपाया, तो पूरा पैसा लगा हुआ है और आप भी घूम रहे हैं क्योंकि आपको भी पेंशन देना तो उसका भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो मेरे किताब का दाम महंगा होगा कि नहीं होगा। और सेम टू सेम आपने किताब छाप लिया और 10 किताब आपने रख लिया जीरोक्स। जैसे जाइएगा कि अगर स्पेशल नोट्स में जाइएगा पटना में, तो जो नोट्स मिलता है क्लास नोट्स वो महंगे मिलते हैं, लेकिन वही बाहर जीरोक्स की दुकान पे जाइए कहिए फलाना सर का नोट चाहिए, वो उससे सस्ता में आपको थमा देगा कि लो है ये नोट्स है, हाथ ना में लीजिए, क्योंकि वो जीरोक्स का पैसा लेता है। ऐसे अगर वो बनाएंगे तो बनाने का पैसा, बनवाने का खर्चा, बेचने के लिए मार्केट में गया उसका खर्चा, सारा खर्चा बंदोबस्त करके लेते हैं। तो इस कारण से क्या था कि उसका सामान जो बाहरी नोट मिलता था वो सस्ता मिल जाता था। तो कंपनी जिन्हें व्यापार करने के लिए भारत में भेजती थी ना, वो कंपनी के सामान के साथ साथ सेम कॉपी का अपना सामान भी लेके चले आते थे और कहते कि कंपनी का सामान है 200 रुपया का है, लेना लीजिएगा, तो लोग कहते हैं ना बहुत महंगा, इतना नहीं लेंगे, इससे सस्ता में तुमको मिल जाता है। तो कहते देखिए वो हमारो सामान है, ये आपको केवल 50 रुपए में दे देंगे। अब सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस खाली लोगो कंपनी का नहीं है, बाकी सब सेम है। अब क्या था कि लोग उनका सामान ले लेते थे, अतः कंपनी को बढ़ाने के लिए आए कर्मचारी, कंपनी डूबते जा रहा और कर्मचारी के पास माल बढ़ते जा रहा है। इसके बाद देखिए इसी को रोकने के लिए कहा जाता है कि क्या कारण हुआ था। सबसे पहला कारण कि कंपनी की वित्तीय बदहाली होगी। अगर सोच लीजिए कि ऐसे मेरी कंपनी चलेगी तो मेरा कंपनी कब ऊपर उठेगा, मेरा किताब बेचाएगा नहीं बेचाएगा ना, आप लोग ऊपर हो जाएंगे। तो कंपनी की क्या हुई, वित्तीय बदहाली, कंपनी का पैसा डूबने लगा, हालत खराब हो गया, कंपनी क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा सेंस क्या हुआ कि अब लेकिन कंपनी की बदहाली हो रही थी, लेकिन वहां के कर्मचारी वहां पर बिल्डिंग पिटवा रहे थे। आज देख लीजिए उसके बाद क्या कर रहे हैं, कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार से करेंगे कुछ पैसा मदद कर देते तो बड़ा अच्छा होता। 10,000 पाउंड मांगे थे उनसे कि कर्जा देते तो कंपनी को आगे बढ़ा देते, जबकि देख रहे हैं कि निजी व्यक्तियों का बड़का बिल्डिंग करीब 1,000 पाउंड का घर बनवा रहे हैं। तो भाई कंपनी का फायदा हो नहीं रही, घर कहां से बना रहे। दूसरा सेंस क्या था कि भारत पे इनका शासन था, तो पूरे भारत पर प्रशासनिक अधिकार इनका होने के बावजूद भी एक कर्जा मांग रहे हैं। दुख का बात है कि नहीं। इसके बाद क्या था ना कि बंगाल में इसी समय भीषण अकाल आया था। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल आता है। अकाल का मतलब बरसात नहीं होती है और बरसात नहीं होने के कारण फसल भी नहीं होता है, और जैसे ही फसल नहीं होता है लोग क्या होते हैं ना कि भूखे मरने लगते हैं। अब फसल नहीं होगा तो किसी से कर मांगिएगा, वो कर देगा? अगर फसल ना हो और आप मुझसे आ कहिए कि कर दे तो मैं कहां से दूंगा, क्योंकि भारत के अधिकांश किसान ही थे। भारत के अधिकांश लोग क्या थे, किसान और कुटीर उद्योग वाले थे, छोटे छोटे उद्योग वाले। अब क्योंकि खेत में फसल हुआ है नहीं, तो आप मुझसे कहिए कर दे, मैं नहीं दूंगा, तो कर नहीं देने का सेंस था। लेकिन यहाँ पे बंगाल में जबरदस्ती कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत अनाज हुए थे ना, उनको मार मार के कर लिया जा रहा था, क्योंकि ये सब किसी न्यूज वाले ने छाप दिया
और न्यूज वाले के छापने का ये कारण हुआ कि पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में ब्रिटेन की थू थू होने लगी कि बताओ कि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, हजारों लाखों लोग मरे। 1770 में 1 लाख से ऊपर लोग भूख से मर गए थे, तो लाखों लोग मर रहे हैं। वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे लाखों लोग मर गए हैं और उस मरने के बाद ये क्या कर रहा है, बंगाल से कर वसूल रहे हैं। तो कंपनी को लगा कि नहीं, इनके ऊपर एक बंदिश लगाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। इसी के कारण कंपनी ने पहली बार, कंपनी नहीं ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी पर बंदिश लगाने के लिए एक एक्ट भेजते हैं, जो भारत का पहला एक्ट होता है और संविधान के निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आता है तो इसमें पहला काम क्या करता है कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे विकेंद्रीकृत प्रशासन चल रहा था, प्रशासन की अराजकता क्या थी बताया था ना आपको। मद्रास अपने लिए अपना अलग कानून बना रहा था, बंबई अपने लिए अपना अलग कानून बना रहा था और बंगाल अपने लिए अपना अलग कानून बना रहा था। तीनों में किसी भी प्रकार का तालमेल था ही नहीं। अब तालमेल नहीं होगा तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इस कारण से तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की गई। का मतलब कि पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, 1773 के, याद रहेगा। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा काम क्या किया गया कि गवर्नर जनरल बनाने के बाद बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अधीन का मतलब कि मेन मालिक होगा बंगाल और मद्रास और बंबई इसकी बात मानेंगे। अब 3 गो भाई है, तीनों बराबर है, जुड़वा है, तीनों एक के समय बना है। 3 भाई तीनों जुड़वा, और उसमें एगो को बना दीजिए हीरो, तो 2 गो बर्दाश्त होगा। जैसे क्लास में सब आप साथ में बैठ रहे हैं और साथ में बैठने का सब एक साथ लतखोरी कर रहे हैं, और मैंने क्या किया कि इस लतखोरी को रोकने के लिए आप में से किसी को उठा के मॉनिटर बना दिया, तो क्या लगता है कि बाकी सब उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। हुआ यही, बंगाल को तो बंगाल के अधीन क्या किया गया, कलकत्ता और मद्रास को कर तो दिया गया, लेकिन उसकी कोई बातें नहीं मानता था। इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरा काम क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का विकास किया गया। कहा गया कि गवर्नर जनरल अकेले कोई फैसला नहीं लेंगे, अतः गवर्नर जनरल की परिषद में 4 गो लोग होंगे। कितने लोग होंगे? तो गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, टोटल लोग कितने? 5 लोग होंगे। और फैसला जो होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत का मतलब कि 5 लोग बैठ के फैसला करेंगे, तो जिधर ज्यादा लोग होंगे उसी फैसले को माना जाएगा। अब देखिए, गवर्नर को शक्ति तो दे दी गई कि वो क्या करेगा, मद्रास और बंबई के लिए कानून बनाएगा, लेकिन शक्ति के रूप में यह क्या कर दिया कि मत का अधिकार होगा। अब जैसे ही एक कोई भी कानून बनाने जाते थे मद्रास और बंबई के लिए, मद्रास और बंबई वाला पैसा देके इसके जो 4 सदस्य थे उनमें से 3 को खरीद लेता था। अब 3 को खरीद लिया, एक तरफ 2 होगा, एक तरफ 3 कानून बनेगा। तो पता चलता था कि गवर्नर जनरल कोई कानून ही नहीं बना पाए। तो 1773 का जो एक्ट है पूरा का पूरा लगभग विफल ही था, याद रखिएगा। इसलिए सांसद बनो तक याद रहे। तो सवाल आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विकास किया गया, यानी कि पहली बार गवर्नर जनरल के साथ 4 अन्य सदस्य रखे गए। तो कौन सा होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और यही परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं पूछ रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। तीसरा काम क्या किया गया कि इन व्यक्तियों को सजा देने के लिए पहली बार भारत के कोलकाता में, मतलब बंगाल के कोलकाता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो पूछेगा कि भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग। क्लियर, याद रहेगा। और इसकी स्थापना होती है 1774 में, और 74 में स्थापना करने के बाद इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा इम्पे। क्या नाम होता है? सर एलिजा इम्पे। क्लियर, समझ में? नाम में देखिए कैसा नाम है, इम्पे, चिम्पे, टिम्पे, ये सब नाम होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज थे उनका वैसा ही नाम था, इसलिए क्या नाम है? सर एलिजा इम्पे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कहा गया कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर रोक का मतलब कि कंपनी जो आ रही है साथ में अपना सामान स्पेशल लेके चला रही है, चाहे राजा महाराजाओं से जो घूस ले रही है कि हमने तोरा राजा बनाया, कुछ पैसा हमको दे दो, तो ये घूस अब ये नहीं ले सकते हैं। यानी कि कंपनी के जो सदस्य थे उनको अपना सामान नहीं बेचना है और घूस नहीं लेंगे। लेकिन इन पे रोक कौन लगाएगा?
कोई व्यवस्था है ये नहीं है। अगर मैं घूस ले रहा हूं और हमने सबको कह दिया कि सुनिए सब क्लास में शांत बैठेंगे, कोई नियम कानून बस कि नियम कानून बना दिया कि सब क्लास में शांत बैठेंगे, क्या कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन नियम के साथ मैंने 4 लोग भी रख दिया कि देखो जो क्लास में ढेर बोला उसको पहले उठाओ और टांग के होने ले जाओ, भर पेट मारो, फिर वापस ले क्लास में बिठाओ। तब कोई हल्ला करेगा? क्या लगता है करेगा? लेकिन अगर मैं नियम बना दूं, जैसे घर का नियम क्या है कि घर से निकलते समय माता पिता के पैर छूना चाहिए। कितना लोग छू के निकलता है? एक भी नहीं। माता पिता का आदर करना चाहिए। कितना लोग करता है? एक भी नहीं। तनिषा खीस भर जब झाड़ देते हैं। मैं भी उसी में आता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी कुछ को खुद को बदल रहा हूँ, लेकिन मैं भी गुण रूप से देखूं तो वैसा ही हूँ, आपसे कुछ अलग नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी गुस्से में कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन बाद में दुख होता है क्योंकि मैं खुद लोगों को पढ़ाता हूँ, अपने पास बुद्धि नहीं, तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं मैं और आप नहीं, मैं आप ही के लेवल में हूँ, थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं होता है। लेकिन अगर माता पिता कानून बना ले कि अगर बच्चा बाप का आदर ना करे तो 5 व्यक्ति को रखे कि इसको साइड में ले जाए, आप भर पेट मारे लाते लाते। अगला दिन से देखिए तो पापा डांट के भी बोले तो आप मुंह नीचे गए, जी पापा जी। और ऐसा होता भी है। पिता के सामने आप ढेर बोल पाते हैं क्या? औकाते नहीं, बोल देंगे भर पेट लात खा जाएंगे। लेकिन मम्मी के सामने झाऊ 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 सब कर लेते हैं। हमरा के मारल गेला हम भाई कदम हौसे कहते हैं ना, लेकिन पिताजी के सामने औकात है कि बोल दीजिएगा, नहीं ना? वैसा तो यहाँ पे देखिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने का नियम तो लगाया गया, लेकिन किसी व्यक्ति को इसे रोकने के लिए रखा नहीं गया। इस कारण से ये भी क्या रहा? विफल रहा। और इसके बाद क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। अब देखिए, इतने कानून को लगा के ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे नियंत्रण की व्यवस्था की, और इसी के तहत जानते क्या किया? एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कहा जाता है? तो पहली बार इसी के समय काल में एक स्थापना होती है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, COD या BOD। तो पूछे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट। तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था सर? आया कि नहीं दिमाग में सवाल? किसी के दिमाग में सवाल आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? अच्छा, हम बोले हैं तो आया है, इससे पहले नहीं आया, क्योंकि ये सवाल आना चाहिए कि सर क्या था, क्योंकि अगर आप पूछिएगा नहीं मैं बताऊंगा कैसे। तो देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर का काम क्या होता है? फिल्म डायरेक्टर देखे हैं? डायरेक्ट करना कि हाँ ऐसे रोना है, ऐसे मारना है, और मतलब पिक्चर का जो हीरो है कैसे एक्शन लेगा, कैसे कार्य करेगा, उसके बारे में बताता कौन है? डायरेक्टर बताता है ना। वैसे ही कंपनी कैसे चलेगी, कैसे कंपनी में विकसितता बढ़ेगी, कैसे कंपनी का विस्तार होगा, इसी को बताने के लिए जिस संस्थान की स्थापना की गई उसे कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहा गया? इजी समझ में आया? कोई दुख तकलीफ नहीं ना है? दीपू तुम जाइए ना, कहेगा तो इसे चुप रहने के लिए क्लास चल रहा है, जाइए एक बार बोल के। खिसिया रहती है तो बोलने में क्या दिक्कत है? कि आंटी जी तेरे प्रेम से बोलिएगा, गुस्से वाले से प्रेम से बात करते हैं, ठीक है? कि तेरे से चुप रहिए, क्लास चल रहा है, ठीक है? क्लियर? आगे ध्यान से देखते हैं। तो ये पूरा समझ में आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद का विकास किया गया, मतलब एक गवर्नर प्लस 4 गो अन्य सदस्य। इसके बाद तीसरा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? स्थापना कब हुआ? 1774 में। और इसके बाद पूछेगा कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए सबसे पहली बार कौन सा अधिनियम आया था? 1773 का रेगुलेटिंग। और साथ में ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस अधिनियम के तहत? और याद रखिए इसे रेगुलेटिंग क्यों कहते हैं? रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना, रेगुलेट का मतलब चलाना, यानी कंपनी को चलाने के लिए आए अधिनियम को क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो हो गया, लेकिन ये क्या सफल हुआ? मैंने बताया ना, सब विफल हो गया, क्योंकि गवर्नर का कोई बातें नहीं सुनता था। और इस कारण से इसकी विफलता के बाद इसे सक्सेस बनाने के लिए अगला एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जो 1761 में आया था। लेकिन उसमें 1781 में, क्योंकि 73 के बाद 81 आएगा, 61 कहां से आएगा? तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, क्योंकि उससे कोई खास क्वेश्चन आपके नहीं पूछता है, इसीलिए हम उसकी चर्चा नहीं किए, क्योंकि वो सब्जेक्ट है इतिहास का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र। तो इसमें जो अगला महत्वपूर्ण एक्ट आता है उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
क्या है? ये समझ में है? तो इस अधिनियम को क्यों लाया गया? ताकि इसकी गलतियों को सुधारा जा सके। अब तक क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नियम तो बना दिए गए, लेकिन कोई उस पर था नहीं मजबूती से कि उसको क्या करे, रोक लगाए। अतः इसी के लिए सबसे पहले दोहरे शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। क्या की गई? दोहरी शासन व्यवस्था। इसमें जानते हैं क्या किया गया? इसमें एक तो पहले से चला था सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें 24 सदस्य थे, बताया था ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद एक अन्य संस्थान की स्थापना की जाती है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस कंट्रोलर का काम क्या था? कंपनी पे नियंत्रण करना, कि कौन इधर उधर कर रहा है उसको करना और उसका सजा दिलवाना। तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि पहली बार सीओडी के साथ साथ बीओसी भी आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों साथ में काम करने लगे। इसके बाद ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया भारत को, मतलब कि जिन जिन क्षेत्रों पे ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया था उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, मतलब ब्रिटेन का आधिकारिक क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र है ब्रिटेन का क्या है? गुलाम है। यानी पहली बार इस अधिनियम में हमें बताया गया कि जो क्षेत्र है किसका गुलाम है? ब्रिटेन का गुलाम है। और इसी को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। ठीक है। अब क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 5 लोग थे, एक गवर्नर, 4 अन्य सदस्य, तो गवर्नर की बात कोई नहीं सुनता था। इस कारण से गवर्नर मुंह फुला लेता था कि ना हम नहीं रहेंगे, भाई हम कह रहे हैं, हमारा कोई बातें नहीं सुन रहा है, तो हमको या तो शक्ति तो नहीं तो हम नहीं रहेंगे। और इसी कारण से गवर्नर की शक्तियों में क्या की गई? वृद्धि की गई। और जानते हैं वृद्धि क्या की गई? कि गवर्नर की शक्तियों में जो 4 सदस्य थे उनको 4 से घटा के 3 कर दिया। कितना कर दिया गया? 4 से घटा के 3 कर दिया गया। अब कितने लोग हो गए? 1 गवर्नर और 3 गवर्नर, कितने? 4। अब 4 गो में गवर्नर एक व्यक्ति को अपने पक्ष में ले लिया और 2 गो अलग हो गए। तो गवर्नर के पास कास्टिक शक्ति थी, मतलब गवर्नर पद पे तो अगर बराबर का वोट होता है, दोनों में 2-2 को बराबर होता है, तो माना किसका जाएगा? अब यहीं से गवर्नर को ताकत मिल गई। अब लगेगा ये अपना हिसाब से कानून बने, बताऊंगा आगे, ध्यान से देखिए। तो गवर्नर की शक्ति वृद्धि हो गई। उसके बाद देखिए क्या किया गया कि पहली बार केंद्रीकृत को मजबूती बनाई गई, क्योंकि देखिए इसमें भी केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या किया गया था? बंबई और मद्रास को रख दिया गया था, लेकिन युद्ध और कूटनीति संबंधी नियम कानून उन्हीं को दिया गया था। मद्रास और बंबई को अपना अपना स्वतंत्र था। पहली बार कहा जाता है कि कंपनी को पूर्ण रूप से केंद्रीकृत किया गया, और इस बार बंबई और मद्रास को पूर्ण रूप से किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के अधीन करने के साथ साथ सारी शक्तियां बंगाल के गवर्नर को दे दी गई। किसको दे दी गई? बंगाल के गवर्नर को, कि अब वो होंगे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके वो पैसा देके भी नहीं बदल सकते थे। 4 गो लोग थे तो 3 को एक तरफ कर देते थे, गवर्नर की परिषद की बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 4 ही हैं। तो 2 गो को अपने पक्ष में करेंगे, 2 गो को किसके पक्ष में रहेगा? गवर्नर के पक्ष में। तो जैसे ही गवर्नर के साथ बराबर का वोट होगा, किसकी वोट मानी जाएगी? बात गवर्नर की। तो गवर्नर का अधिकार बन गया। अब इसी के तहत, क्योंकि आप सब सवाल क्या पूछेगा कि पहली बार सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना एक साथ कब की गई थी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद पूछेगा कि कब भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था? किस अधिनियम के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके बाद पूछेगा गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि किस अधिनियम के तहत की गई थी? या फिर इसे घुमा के ऐसे पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से घटा के 3 कब की गई थी? दोनों घुमा के बता दिया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है। इसके बाद पूछेगा कि पहली पूर्ण रूप से मद्रास और बंबई को कब बंगाल के अधीन कर दिया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इतनी शक्ति मिलेगी तो अब तो कुछ बवाल होगा ना। तो देखिए बवाल क्या हुआ। इसी के बाद एक व्यक्ति को भेजा जाता है जो गवर्नर जनरल बन के आता है, जिसको बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस आके सुधार करता है। याद रखिएगा, आज जो बिहार पुलिस की तैयारी आप लोग करने आते हैं, उसकी स्थापना भारत में करने वाला कौन था? ये था कॉर्नवालिस। तो देखिए क्या करता है, आता है 1786 में और जाता है 1993 में। 86 से 93 तक रखता है। 3 लिखे हैं, 7 मत समझिएगा, ये 93 है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, सबसे पहले ये प्रशासनिक सुधार करता है। क्या करता है? प्रशासनिक सुधार। और प्रशासनिक सुधार में क्या करता है? देखिए ये जानता था कि कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए, ये जो कंपनी के अधिकारी है घूस लेने से नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब सोचिए किसी को 1 लाख रुपया पेट में खाने की आदत लग गई।
आपका महीना 5,000 है तो 5,000 में संतुष्ट है, लेकिन 5,000 महीना है लेकिन आपको 10,000 खर्चा करने का व्यवस्था लग गया है, लत लग गई है 10,000 खर्चा करने की, तो आप 5,000 में मानिएगा? तो 5,000 तो घूस लीजिएगा ही ना। तो इसने सबसे पहले घूसखोरी को खत्म करने के लिए कंपनी के जितने भी कामगार थे, मतलब जितने भी कर्मचारी थे, उनका वेतन बढ़ा दिया। मतलब कि पैसा बढ़ा दे लेकिन घूस नहीं लेना है। वेतन बोलो तुम लोग, सबने कहा कि इतना, तो बोले ठीक है इतना वेतन देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद कोई घूस रखते हुए पकड़ा गया तो उसका हिसाब किताब कर देंगे। तो क्या किया, वेतन में वृद्धि कर देता है। दूसरा, क्योंकि पहले जो ब्रिटेन के आते थे ना कर्मचारी, वो वहां के मंत्री परिषद यानी कि विधायक सांसद के रिश्तेदार हुआ करते थे। रिश्तेदार का मतलब पैरवी पाते थे, तो पैरवी पाते थे तो किसी का बात सुनेंगे? आप सोच लीजिए कि खैरा छपड़ा गए एसपी साहब है और आप जो है सांसद जी के चचेरे भाई, वो मेरे भाई हैं, सांसद जी का आपके ऊपर हाथ है, तो एसपी साहब कहेंगे रुक, तो आप रुकिएगा? अगर रुकेंगे, जानता है तू कौन है? चाचा हमारे विधायक है, कह सकते हैं चाचा हमारे सांसद है। किसी का औकात है कि बोल देगा? क्योंकि नेता किसके अंडर काम करते हैं? नेता नहीं, पुलिस प्रशासन किसके अंदर काम करता है? नेता के, और नेता ही आपके खानदान का है, तो आप उसकी बात सुनिएगा। तो अगर गवर्नर जनरल बन के आए हैं, गवर्नर जनरल को बना के किसने भेजा है? ब्रिटिश की संसद ने। आज संसद में आपके प्रधानमंत्री आपके मौसा है, तो गवर्नर से डराएगा? कहेगा तू रोकेगा, तो बाप रोकेगा हमको घूस लेने से? तो ई सेंस था। तो इसने पहली बार कहा कि नहीं, अब जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो किसके आधार पर होगी? उसकी योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर होगी? योग्यता के आधार पर, क्योंकि योग्य व्यक्ति अगर अपने मेहनत से जो जाएगा वो घूसखोरी नहीं करेगा, तो योग्यता के आधार पर होगी। जैसे अब की बार जो बिहार पुलिस का 2 लगातार एग्जाम हुआ है, इसमें जो जाएंगे वो उतना घूस नहीं लेंगे जितना पहले वाले लेते थे, क्योंकि पहले जो जाते थे बिहार पुलिस में वो 8 लाख दे के ज्वाइन किए। बड़े बड़े दलालों को क्या करते थे? 8 लाख दे के ज्वाइन किए। अगर वो 8 लाख का 10 लाख जो दे के ज्वाइन किया है, क्या लगता है कि वो जाएगा तो अपना पैसा नहीं वसूलेगा? आखिर 30,000 35,000 महीने से उसका जिंदगी कटने वाला है, वो 8 लाख दिया है, तो 8 लाख वसूलने के लिए अब पूरा घूस लेना शुरू करता है। लेकिन अभी जो बच्चे गए हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं लगा, ईमानदारी से ज्वाइन किए, ईमानदारी से मतलब कि 1 पैसा भी नहीं लगा। आप कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं मानते, हमारे कोचिंग से ही बच्चे ज्वाइन किए। यहाँ पे खड़ा करा के पूछ लीजिएगा किसी से कि 1 रुपया लगा है, कहीं किसी से पूछ लीजिएगा कि हाँ, कोई दलाल कह दे कि नहीं इसका हमने करा है, मुंह छोड़ देंगे हम लोग। मैं ही हूँ, दलाल भी पहुंच रहे थे कि करवा दीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। हम लोग देखिए, जिस दिन मैं दलालों के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया, उस दिन मैं एक काम करूंगा, कोचिंग बंद करके चल जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मेहनत से मेहनत करते रहे, एग्जाम देने समय क्या हुआ कि सेटिंग करा लीजिए। जब हम लोग पढ़ते थे, लास्ट में पढ़ते पढ़ते पूरा मेहनत करते थे, तो अंतिम में कहा जाता था कि सेटिंग करा लीजिए, बिना सेटिंग के नहीं होगा। अब सेटिंग करा लीजिए, बिना सेटिंग का नहीं होगा। पढ़ने वाले का दिमाग कंफ्यूज कि बिना सेटिंग का नहीं होगा, और बताया जाता था कि जो बिना सेटिंग का जाएगा वो कितना बनाएगा? 60 से 65। आज जो सेटिंग करके जाएगा 90 बनाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में कट ऑफ नहीं दिखाता। दिखाता है क्या कि कितना कट ऑफ गया? कुछ नहीं दिखाता, ना ही आपका आंसर किया था, आता है क्या? तो पारदर्शिता एग्जाम में है ही नहीं। तो अब हम लोग को लगता था कि शायद हम लोग का भले कम नंबर आया था, इसमें नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को लगता था कि ईमानदार का नहीं होता है। अब दिमाग में बैठ गया, पढ़िएगा नहीं ना। लेकिन यही कारण था कि जब मैंने क्लास खोला था तो मैंने बोला कि नहीं, किसी का भी कराएंगे ईमानदारी से। तो पढ़ाने के साथ साथ दौड़ाना भी शुरू किया, और दोनों में कंप्लीट रहा कि दौड़ने में कोई दलाल अपना हिसाब ना लगा ले, पढ़ाया भी, दौड़ाया भी और ज्वाइन भी किए, किसी का एक को पैसा नहीं लगा। अब चाहे तो मैं उन छात्रों का नाम दे दूंगा, चाहे अभी तो वो पासिंग पीरियड होने वाला है, पीओपी पासिंग पीरियड करके वो आएंगे, आपसे मिलाऊंगा मैं जरूर। पासिंग पीरियड करके जब सारे सिपाही आएंगे आपके सामने खड़ा करूंगा लाइन से, और देख के पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग की कोचिंग का ज्यादा दिन नहीं हुआ, कम उम्र में ढेर कमा लिए हैं। सो वो सेंस था। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि योग्यता के आधार पे बहाली शुरू की गई। अब जो योग आते थे वो घूसखोरी नहीं करते थे, जिस कारण से कंपनी अब सुचारू ढंग से चलने लगा, और कंपनी को क्या होने लगा? फायदा। तीसरा क्या किया गया कि क्या किया गया? निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया पूर्ण रूप से। क्योंकि योग्यता वाले आए, तो पहले मैंने बताया था ना क्या करते थे, क्या करते थे? कंपनी का किताब लेके आया, साथ में अपनों 10 किताब लेके चले, बताया था ना। आप कहते थे कि कंपनी का छोड़िए, ढेर महंगा, सस्ता वाले लीजिए, सेम किताब है। तो क्या होता था, लोग खरीद लेते थे कि भाई ले लो, कंपनी से सस्ता है, सेम टू सेम वही है। अब मान लीजिए कि 100 रुपए में आप रसगुल्ला 1 किलो दे रहे हैं, अब वही बगल में सेम रसगुल्ला करेंगे 40 रुपए में किलो लीजिए। अब कहाँ से लीजिएगा? खैरा में समोसा लोग बेच रहे हैं 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए भी, अब वही बगल में कोई 5 रुपए दे, तो लोग कहाँ समोसा खाएगा? सेम साइज का समोसा।
5 रुपए और 8 रुपए मिले, आप कौन सा खरीदेगा? लेकिन दोनों में अंतर होता है। 8 रुपए वाले समोसे में स्वाद ज्यादा है, आप 5 वाला केवल खोखला अंदर फोड़िएगा तो हाथी चुके आलू का टुकड़ा मिल रहा है। तो वही सेंस था कि जो अंग्रेजों की किताबें थी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये ऊपर था तो कॉपी कितना हो तो कॉपी होगा। ओरिजिनल होता है और कॉपी होता है। कॉपी लीजिएगा तो आप भी कॉपी बनिएगा। अगर आप मेरी तरह बनना चाहेंगे तो आप उतना ही जान पाएंगे जितना मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप अपनी तरह बनना चाहेंगे तो आप वो भी जान लेंगे जो आप नहीं जानते। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका कंपटीशन मैं हूं, चाहे आपका कंपटीटर कोई आपका दोस्त है, तो आप उतना ही जान पाएंगे जितना आपका दोस्त जानता है। इसके बाद जैसे उससे ज्यादा जानिएगा आप खुश होगा, सर खत्म, आपका इसको तो हरा दिए। लेकिन जब आपका कंपटीटर आप स्वयं होते हैं, आईने के सामने स्वयं कहते हैं, तो शायद आपकी जानने की क्षमता बढ़ती जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जैसे आप सीखेंगे वहां खड़े होंगे तो भाग अभी तो कहाँ है, क्योंकि कंपटीशन खुद से अभी और जानना है, तो संख्या बढ़ेगी। तो कंपटीटर खुद को बनाइए, ना कि अड़ोसी पड़ोसी को, ना कि मुझे, क्योंकि मैं भी उतना नहीं जानता हूं जितना आप जान सकते हैं। तो कंपटीटर आपका मैं नहीं होना चाहिए, कंपटीटर आपका पड़ोसी नहीं, आपका कंपटीटर आप स्वयं होने चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या किया गया? निजी व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इसी ने पुलिसों में सुधार किया, यानी पहली बार पुलिस विभाग की स्थापना करता है और हर 20 से 30 मील पर एक थाने की स्थापना करता है और उस थाने में एक भारतीय दारोगा को रखता है। किसको रखता है? भारतीय दारोगा को। अब ये जो दारोगा होते हैं ये वहां के शासन प्रशासन को देखते हैं। और जान लीजिए इसके बाद पहली बार सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी की स्थापना करता है। साथ में वित्त को, पैसे को इकट्ठा करने के लिए राजस्व विभाग के भी करता है, जिसको क्या बोलते हैं? आईएएस डीएम की स्थापना करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका काम केवल कर वसूलना होता है। साथ में आपको बताता हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1773 के क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन गवर्नर और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया था, किसकी कितनी शक्ति है। तो अक्सर उच्चतम न्यायालय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद आपस में टक्कर जाते थे कि हम देखेंगे, आई हम देखेंगे। और पहली बार इसी के तहत 1784 के पीस इंडिया के तहत इसने क्या किया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया और कहा कि अब न्याय का पूरा काम केवल न्यायालय देखेगा और देश चलाने का कार्य कंपनी देखेगी। इसके अलावा दोनों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जैसे इसने इतने सुधार किए, इतने सुधार के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डूब रही थी अभी ऊपर बढ़ने लगी। जैसे ही ऊपर बढ़ने लगी, अब मुझे बताइए कि आप और आपका पटीदार, हमारे यहाँ तो पटीदार से ज्यादा नफरत चलता है ना, तो आप और आपका पटीदार दो लोग हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पढ़ने आए और आपका पटीदार भी कहीं पढ़ने जा रहा है ना जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप पढ़ने आते हैं और पढ़ते पढ़ते आप तेज हो जाते हैं, पटीदारवा का लड़का से तेज हो गया। आप जाके बार बार, अरे छोड़ दीजिए हवा बह रहा है तो कुछ ना कुछ गिरेगा, आप जाके बार बार पटीदारवा को क्या हो ना तनी फड़िया ले के कितना जाना था, रोज रोज पटीदारवा के पिता के सामने उसको हरा रहे हैं। पटीदारवा चैन से रहेगा कि बाप रे बाप कैसे इतना तेज हो गया जी, हमसे ऊपर बढ़ रहा है। तो दो काम करेगा पटीदारवा, या तो आपको पहले नीचे गिराएगा, आप बढ़िया पटीदार होगा तो आपसे आगे बढ़ना चाहेगा, तो वो प्लान सोचेगा कहाँ जाके पढ़ रहा है तेरे पता करते रहे, तो पता चलेगा अच्छा यहाँ जा रहा है, तो वो भी आना शुरू कर दे, करेगा ना। सेम यहाँ हुआ, यहाँ भी पटीदारी चली है। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी को मात्र भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। जब तक कंपनी डूब रहा था कोई अन्य कंपनी भारत में आना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही कंपनी ऊपर उठना शुरू हुई, अब जो ब्रिटेन की अन्य कंपनी, मतलब इस कंपनियां के पटीदार थे। जलन केवल हमारे यहाँ पटीदार का नहीं होता है, ब्रिटेनों में पटीदारों का जलन था। अब बाकी कंपनियां भी कही कि हमको भी अधिकार दो, हम भी भारत में जाएंगे रोज एथी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। खाली एक ही वो कंपनी काहे करेगा। अतः ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिशों को, ब्रिटिश सरकार को नीचे झुकना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना पड़ा एक नए नियम के साथ, जिस नियम को हम जानते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं? 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत अभी मैंने बताया ना कंपनी में सुधार हुआ, बाकी कंपनी कहा कि हमको भी चाहिए, कहा था ना पटीदार वाला हिस्सा कि पटीदारवा आगे बढ़ रहा है तो हमको भी नया घर बनाना है। जैसे कि अली बाबा 40 चोर देखे हैं, अली बाबा 40 चोर में जाता है और चोरों की संपत्ति देख लेता है, खुल जा सिमसिम बंद हो जा सिमसिम, पिक्चर देखेंगे ना, देखे? तो अंदर जाता है पूरा सोना लेके जाता है, घर धीरे धीरे बड़का लग देता है, तो बगल वाला कहता है कि कैसे चल जा रहा है,
हमको भी जाना है। तो पीछे पीछे उसके जाता है, बाहर से देखता है कि किसने कहा खुल जा सिम सिम, लेकिन अंदर से क्या कह के बाहर आई तो भूल जाता है। अतः ये भी जाता है और कहता है खुल जा सिम सिम, खुल जाता है, अंदर घुसता है, सोना बिठोर लेता है, और उसके बाद आता है तो उसको याद नहीं कि क्या कहना है, खुल जा सिम सिम की का सिम सिम, अब भुला गया है, कह रहा है कि बुझ जा सिम सिम, झड़ जा सिम सिम, घूम जा सिम सिम, कोई चलिए नहीं रहा। अतः इस परिप्रेक्ष्य से क्या हुआ कि ये उसी में बंद रह गया। तो वैसे ही यहाँ पे आते हैं कौन, दूसरा, तो कहा जाता है कि अन्य कंपनियों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। अब मुझे बताइए, किसी को रोटी दे रहे हैं रोज रोज, एक ही दिन छीन लीजिएगा, खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? तो ब्रिटिश ये जानते थे कि ये खिंचा जाएगा, इसीलिए व्यापारिक अधिकार को भारत में खत्म तो किया गया, लेकिन 2 अधिकार इसे दिए गए। कितने अधिकार दिए गए? 2, कि ये चाय का व्यापार केवल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस समय विश्व में चाय की मांग सबसे ज्यादा थी, और हमारे यहाँ दार्जिलिंग में और कर्नाटक के क्षेत्रों में चाय खूब होता था, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। अतः चाय का व्यापार दे दिया कंपनी को कि तुम चाय का व्यापार चलाओ, ज्यादा खिंचाओ मत, तोरा व्यापार छीन है लेकिन तोरा दे रहे दूगो। तो चाय के व्यापार पे एकाधिकार किसका था? अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तथा दूसरा, चीन के साथ व्यापार में, किसके साथ व्यापार का? चीन के साथ व्यापार का भी एकाधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी को था। यानी कि व्यापारिक एकाधिकार को खत्म तो किया गया, लेकिन किसे छोड़ के? चाय के व्यापार प्लस चीन के व्यापार को छोड़ के। तो अक्सर कहीं कहीं किताब पे चाय और चीनी लिखा रहता है, तो लोग सोचते हैं कि चाय चीनी मिक्स करके बनाया जाता है। चीनी नहीं, चीनियों को चीनी कहते। तो चीन के व्यापार पे, चीन कहाँ है? भारत के ऊपर। तो व्यापारिक पूछेगा किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया चाय और चीन को छोड़ के? 1813 का चार्टर एक्ट। क्लियर? क्योंकि इसको पहले बता चुका हूं, ये केवल क्या करा रहा हूं, रिवीजन क्लास चल रहा है, तो याद रखिएगा। दूसरा क्या कहा गया कि देखिए, अब 1813 का चार्टर एक्ट जो है, इसके बाद कहा गया कि भारतीयों को पहले अपने हिसाब से चेंज करना होगा। चेंज क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो एक ऐसा भारतीय पैदा करे, अंग्रेज चाहते थे कि वो एक ऐसा भारतीय पैदा करे जो नस्ल से भारतीय, रंग रूप और नस्ल से कैसे हो? जैसे हम काले थे, वो गोरे थे ना जी? भारतीय काले थे, हम भी काले थे, आप सब काले हैं। जिनको गोरे का दम है अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाइएगा, करियट लगेगा, करिया कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अंग्रेज काफी गोरे होते हैं। तो अंग्रेज पहले से गोरे थे और हम थे काले, तो अंग्रेज चाहते थे कि वो ऐसा व्यक्ति भारतीय बनाए जो रंग रूप और नस्ल से तो भारतीय हो, लेकिन विचारों से क्या हो? अंग्रेज हो। तो विचारों से अंग्रेज आप कब बनिएगा? जब अंग्रेजी आपको आ जाएगी। हमारे यहाँ भी देखिएगा ढेर अंग्रेज है, किसी से मिलिएगा तो का भाई काल बा, आई एम फाइन एंड यू होता है। किसी से पूछिएगा कि का भाई का हाल बा, तो कहेगा आई एम फाइन एंड यू, मतलब मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो अंग्रेजी बोलता है कि नहीं? तो ये वही नस्लीय वो लोग हैं जो रंग रूप से भारतीय और विचारों से अंग्रेज का मतलब केवल यही विचार नहीं, सांस्कृतिक विचार से भी अंग्रेज हो गए। एज एग्जाम्पल, जहाँ भारत देवों की भूमि कही जाती थी, जहाँ बड़े बड़े भगवानों की तस्वीरें और फोटो लगाई जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी, उन पूजाओं का भी विरोध वो करने लगे। आज भी करते हैं। देखिएगा हमारे यहाँ पे बनी हुई वेदों की बुराई करना शुरू कर दिए, और जान लीजिए वो भगवान को ही भूल गए कि भगवान का अस्तित्व क्या था, क्यों था, क्योंकि आप भी नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान की तस्वीर जो मंदिर में बनाई जाती है, आप उनसे जाके लड्डू रख के कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? तो क्या भगवान है क्या? आप अगर कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं चाहूँ आपको 5 मिनट बरगला के भगवान से दूर हटा दूंगा, लेकिन आपको बताता हूं, देखिए जितने भी लोगों की मूर्तियां आप मंदिरों में देखते हैं, किसकी देखते हैं? राम की, कृष्ण की, शिव की, इसके बाद 9 देवी, 9 दुर्गा जिनकी अभी पूजा शुरू हो गई, इन सब की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि राम एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसको पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम, यानी अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखे। आदर्श राम कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि राम एकलौते ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए, जो व्यक्ति राजा बनने वाला है, राम क्या बनने वाले थे? राजा बनने वाले थे, लेकिन पिता के वचनों के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ के चल गए। आज अगर पिता वचन दे दे कि बेटा को घर से बाहर निकाल दे, नायका बेटवा बाबू को धोके पटक के छाती पर चढ़ के लाते लाते माने ते निकल गए हमरो संपत्ति में, बाबू को ही बाहर निकाल देते हैं। अब भैया के दे देवे, हमरा के ना देवे,
होता है ऐसा, है ना। आज का समाज, क्योंकि अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ का वचन था। सौतेली माँ ने बाप से वचन लिया था, हमसे थोड़ी लिया था। तो सौतेली माँ के ने बाप से कहा, बाप कहते थे, बाप ने ये तक कहा कि बेटा तुम हमको जेल में बंद कर दो। राजा दशरथ ने क्या कहा राम से कि मुझे जेल में बंद कर दो और तुम राजा बन जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी वो इतने आदर्श पुत्र थे, कहा कि नहीं, पिता का वचन तो बेटे का वचन। और पिता के लिए कहा है 14 वर्ष का वनवास, तो मैं 14 वर्ष के वनवास में जाऊंगा। और वो गए भी। देखिए भगवान का नाम लेते भगवान आशीर्वाद दे दिए कि नहीं। अरे इसे आशीर्वाद समझ के ग्रहण कीजिए। खांसीगा कीजिएगा, थोड़ा सा पोल्यूशन भी धरती के लिए, जीवन के लिए जरूरी होता है। धूल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मम्मी डैडी के लड़के हो जाएंगे। हो गया भगवान जी, अभी क्या मतलब बड़ाई करते, इसका मतलब क्या है। देख रहे हैं तनी सा भगवान जी की बड़ाई करते देखिए पूरा भेजने लगे। अरे हम मानते कि आप हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। तो उस ईश्वर की मूर्ति इसलिए बनाई गई ताकि हर बच्चा, हर माँ बाप का बच्चा उस ईश्वर की तरह बनने की कोशिश करे। यानी हम राम के पास जब हाथ जोड़ के जाके कहे तो ई ना कहे कि 4 गो लड्डू लीजिए हमको परीक्षा पास कर लिए, बल्कि ई कहे कि हे भगवान, जिस पथ पे आप चल रहे हैं मैं भी आप ही के पथ पे चलूं और आप जैसा बनूं। भगवान शिव के बारे में जान लीजिए। एकमात्र ऐसा व्यक्ति, जब विष निकला था, आपको पता है ना कि मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो सब हम कर रहे थे कि हमको पीना, हमको पीना है। लेकिन जैसे विष निकला, जिससे लगा पूरा दुनिया सब तबाह हो जाएगी, सब भागे जा रहे थे कि ना हमरा नहीं चाहिए, हमरा नहीं चाहिए, तुम पियो तुम पियो। उस परिप्रेक्ष्य में पूरे पृथ्वी का विनाश होने वाला था, उस विष को शिवा के अकेले पी गए। आप कहते कि वो तो शिव उसी समय थे, हमने तो नहीं देखा। लेकिन अभी कहिए मैं आपको वो शिव दिखाता हूँ जो अभी भी है और आपके आसपास में दिखा दूंगा। आपके घर के पिता घर का सारा दुख, सारा टेंशन, सारे प्रॉब्लम को स्वयं पी के आपके ऊपर कोई टेंशन तक नहीं आने देते हैं। वो नहीं दिखते हैं घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज कमियां है, आपका जूता चप्पल कपड़ा लत्ता सब। हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, फिर भी आप फोन करते हैं। किसी और से कहिएगा जूता नहीं है तो जूता किन के दे दो, चप्पल से मारेगा आपको, तेरा बाप का नौकर है। लेकिन उस पिता के हम पास फोन करते हैं और किस स्थिति में ये भी नहीं पूछते हैं हमरा चाहिए तो चाहिए। मैं भी उसी प्रकार का लड़का था कि चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब सुन के हमारी सारी गलतियों को माफ करके, यानी हमारे सारे विष को पी के फिर भी हमारे लिए अच्छा करते हैं। वो आपको शिव नहीं दिखते हैं? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? लेकिन आप कहाँ मानते हैं कि भैया शिव है? शिव तो होते ही नहीं है। तो ये समझ में है। तो ऐसे करके जितने भी मंदिर में देवताओं की फोटो लगी तो इसलिए लगी थी ताकि हम उनसे हाथ जोड़ के कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। भगवान मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं भी पूरे समाज का विष पी के पूरे समाज को सही ढंग से और अच्छा व्यवस्था रखूं, किसी से कुछ बोलूं ना। शिव को कभी देखे कि शांत मुद्रा छोड़ किसी को डांटते बोलते मारते? जब आतुर पाते हैं, जब आप ढेर अधिकारी को अंत पे आ जाइएगा तो फिर आपका अंत संभव है, तो उसके लिए शिव। लेकिन छोटी छोटी बातों पे खिंचाते नहीं खिंचाते, सिंपल व्यक्ति है। इसके बाद नौ दुर्गा की ये बनाया गया, इनकी मूर्ति इसलिए ताकि ये जो महिलाएं अपने आप को अबला मानती हैं, कमजोर मानती हैं, उन्हें भी ये पता चले कि महिलाएं भी शक्तिवान हो सकती है और अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। दुर्गा और काली क्या थी? स्त्री ना थी जी। दुर्गा जी की बात करते अभी 9 दिन की पूजा होगा, आप रोज जाइएगा, हाथ जोड़िएगा, उनकी चर्चा कीजिएगा। लेकिन ये कौन थी? ये भी तो महिलाएं ही थी ना। और अगर ये महिलाएं थी तो क्या थी? योद्धा थी। उनके सम्मान पे आंच आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। महिषासुर ने क्या कहा था? विवाह करेगा, उठा के ले जाएगा। और शिव ने अपनी पत्नी को कहा कि हमसे नहीं कहा, तुमसे कहा, तुम समझो। हर बार तुम्हारे सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं कब कब आऊंगा, मैं घर पे नहीं रहा उस समय तो कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा, तो अपना तुम देख लो। और उसके बाद कहा जाता है कि उसी अब क्योंकि दुर्गा इतनी कमजोर थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो बोले कि मैं कैसे युद्ध लड़ूंगी, तो कहा जाता है कि उनको युद्ध की शिक्षा दी गई, जिसमें आप देखते हैं कि शक्ति जी अलग अलग अस्त्र लोग दे रहे हैं। तो अलग अलग अस्त्र नहीं था, बल्कि उस महिला को युद्ध की शिक्षा दी गई। और 2 हाथों में इतने अधिक युद्ध की शिक्षा, मतलब इतने अधिक अस्त्रों की शिक्षा दी गई, जिसके कारण वो 2 हाथों से 8 अस्त्र चला सकती थी। इसीलिए उस दुर्गा के 8 हाथ दिखाए गए थे। ऐसा नहीं कि दुर्गा जी का 8वां हाथ था, क्योंकि आजकल मूर्ख कहते हैं कि ऐसा कौन बच्चा हो सकता है जिसका 8 हाथ हो? कोनो बेटी का 8 हाथ होगा? वो माँ के गर्भ से पैदा कैसे ली होगी? ऐसा लोग कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं। तो वो 2 हाथों से 8 प्रकार के अस्त्र चला सकते थे, जिसमें त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, आप देखें हर हाथ में अलग अलग हथियार रहता है, चला सकती। तथा पढ़ने में भी वेद भी मिलते हैं और एक हाथ करुणामय आशीर्वाद का भी है। यानी सारे गुण से एक महिला को सिखाया गया और फिर वो निकलती है युद्ध में और इतना युद्ध करती, इतना तबाही करती है कि शायद केवल सरों के
गर्दन से धड़ से सर अलग गिरे पड़े मिलते हैं, और फिर उन धड़ों का वो माला पहन लेती है और दिखाती है कि महिला कमजोर नहीं है। आज की महिलाएं अगर उनका अनुसरण कर ले तो कोई कमजोर है क्या? आज देखिएगा एक महिला को 4 लोग मिलते हैं और पटक के रेप करके चल जाते हैं, और वो अपने आप को रोती गाती हुई किसी से बताती भी नहीं है। कौन सी है? वही काली है। अगर वो काली होती तो 4 को पटक के रेप करने आएंगे ना जी। एक तो आएगा ऊपर, गर्दन तो पास में लाएगा ना, खिसिया के हवा के दांते हबकले गर्दन पे, काट ले इसको, आधा के नोच के यहाँ से चमड़ा निकाल दे, खून फेंक के मर जाएंगे, बचेंगे क्या? और वैसे ही उठे मुंह में खून लिए, बड़का पुरुष अपने आप को मर्द मानते होंगे, रंगबाज मानते होंगे, अगर वो अपने मुंह में किसी का गर्दन काट के बाहर खड़ा हो जाए, पूछे कि अब कौन? एक बार डकर देना मुंह में खून देखते हुए, किसी का औकात नहीं रुकेंगे, सब भागने लगेंगे और दौड़ा दौड़ा के 10 को काटे, एक करे। देखिए अगली बार क्या होगा, किसी महिला के पास जाने से पहले सोचेंगे कहीं ये भी मत काट ले। है किसी के औकात का? नहीं है। लेकिन महिलाएं अपनी शक्ति भूल के बैठी है। ये रोज जाती है दुर्गा जी को पूजा करने, अभी चल रहा है नवरात्रि, पूरा पूजा कर एकदम हे माँ फलान ठेकान सब, हमारा जान बचाना। नहीं, हे माँ मुझे इतनी क्षमता दो कि मैं आपके जैसा बन सकूं, अगर युद्ध की जरूरत हो तो युद्ध करूं, और करुणा की जरूरत हो तो करुणा मैं बनी रहूं, ये लेना चाहिए। लेकिन यहाँ का हम अबला है, हमको बचाने के लिए किसी को भेजिए। हर बार कृष्ण नहीं आएंगे द्रौपदी का चिरहरण बचाने, अब द्रौपदी को खुद दुर्गा बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं, समझ में आया पूरा? यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की चर्चा की गई। क्यों? क्योंकि वो भारतीयों को नस्ल से भारतीय, रंग रूप से भारतीय, लेकिन विचारों से क्या बनाना चाहते थे? अंग्रेज, ताकि वो क्या करे, हम अंग्रेजों का जूठा चाट सके, उनके धर्म की बड़ाई कर सके, अपने आप की बुराई कर सके, जो आज भी भारत में लोग करते हैं। और इसी का इतना विस्तारित बताया था कि आपके दिमाग में ऐसा कचरा ना भरे, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे दिमाग में कचरा भर जाता है जब हमारे भगवान या फिर किसी के ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हाँ बात सही कह रहे हो। कृष्ण की 1008 रानियां थी, 1008 रानियों के साथ अकेले रहते थे। बताइए ना, ऐसा कोई देवता होता है? सही बात है कि नहीं? कृष्ण की कितनी रानियां थी? 1008। कौन? ये 2 रानियां पहले से थी जिनसे उन्होंने शुद्ध से विवाह किया था। उसके बाद एक राक्षस से युद्ध करते हैं और उसे हराते हैं, और वो राक्षस 1008 महिलाओं को उठा के जबरदस्ती ले गया था। अपनी सैया पे उनका रेप करने वाला व्यक्ति था वो। जब उस राक्षस को हराते हैं तो 1008 महिला कहाँ जाती? कहती है कि अब कौन सा समाज हमें अपनाएगा जब एक राक्षस के बारे पास में हम लोग रहे हुए हैं, तो आप क्यों उसे मारे? अगर उसे नहीं मारते तो कम से कम हमारा भरण पोषण तो कर रहा था, अब हमें कौन देखेगा? तो उन 1006 महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए कृष्ण ने उन 1006 से विवाह किया, क्योंकि राजा थे, उनका पालन पोषण तो ये कर ही सकते थे। विवाह किया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। और हम क्या कहते हैं कि 1008 रानियों से तो के साथ रहते, तो ऐसा कौन भगवान होता है? तो याद रखिएगा, हर चीज का उचित कारण है। नहीं पता हो, जब मन करे आइएगा, पूछिएगा, मैं रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल टीचर हूँ, इस सब पे बहुत रिसर्च करके बैठा हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये नहीं दिया तो यहाँ पे भी लेट होगा। क्लियर? यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो शिक्षा पर क्या किया गया? 1 लाख खर्च करने की चर्चा की गई। किस अधिनियम के तहत? 1813 का। क्योंकि इन्हें एक ऐसा भारतीय बनाना था जो रंग और नस्ल से क्या हो? भारतीय, और विचारों से अंग्रेज हो। अभी हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। तीसरा बात करता हूँ, पहली बार इसी समय में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मशीनरियों का आगमन होता है। ये वहाँ के पादरी आते हैं भारत में, किसके लिए? ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके यहाँ के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराने के लिए। याद रखिए, इससे पहले भी इस्लाम धर्म आया था, उसने भी परिवर्तित करने की कोशिश की, नहीं हुआ, कुछ लोगों को चेंज करा पाया, और उसके बाद आया ईसाई। आज भी परिवर्तित कराने के लिए हमारे समाज में घूमते हैं अभी भी। तो ईसाई मशीनरी सबसे पहले भारत में आगमन कब होता है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत लीगली रूप से भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। और यही एक कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि लोग अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसके बाद आगे देखते हैं, तो स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने की छूट दी गई। ये जो शब्द दिख रहा है आपको, स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने की छूट, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके महत्व आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि भारत में सब लोग, हर व्यक्ति अपने घर में कुटीर उद्योग की व्यवस्था करते। कुटीर उद्योग जानते हैं? मतलब सब अपने घर में कुछ न कुछ बना लेते थे। जैसे कि एक कुम्हार का अपने घर में मटका बनाना उसका कुटीर उद्योग है।
किसी व्यक्ति का घर में गेहूं से आटा पिसवा के फिर उसका समोसा बना के बेचना, उसका कुटीर उद्योग है। छोटे छोटे दुकान जिसमें अपना प्रोडक्शन का वो सामान बेच रहा है, कपड़े बुन के बेचना, उसका कुटीर उद्योग। तो ऐसे भारत में हर घर में कुटीर उद्योग भरे पड़े थे। तो सबसे पहला सेंस क्या था कि हम ब्रिटेन का सामान कब खरीदेंगे? जब हमारे यहाँ सामान नहीं होगा तब, है ना जी। और हमारे यहाँ सस्ता में सामान मिल रहा है तो हम ब्रिटेन का सामान खरीदेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश को पहली बार टैक्स लगाने की सुविधा दी गई। और उसने क्या किया ब्रिटेन वालों ने कि भारत के सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया। यानी भारत का सामान जो पहले 100 रुपए मिलता था उसको टैक्स बढ़ा के 1000 कर दिया और अपने सामान को 500 में बेचने लगे। अब एक ही सामान जो 1000 में और 500 में आप कौन खरीदेगा? 500 वाला। इसके तहत भारत के कुटीर उद्योग को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया। वो अधिनियम क्या था? स्थानीय सरकारों के टैक्स लगाने की व्यवस्था। तो क्या किया गया? पूछेगा क्या स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने की छूट किस अधिनियम के तहत दी गई? याद हो जाएगा। तो 1813 के चार्टर के तहत क्या किया गया? सबसे पहले व्यापारिक अधिकार का अंत, किसको छोड़ के? चाय और चीन को छोड़ के। इसके बाद शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का अधिकार, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद ईसाई मसीहियों का भारत में आगमन और ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश सरकार को, स्थानीय सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार, याद रहेगा, इजी। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है? क्योंकि कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया था, अभी किसका छोड़ के? चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के। लेकिन अब यहाँ पे बवाल हुआ, क्योंकि जो आ रहे थे नई नई कंपनियां, उनको फायदा दिख रहा था कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? चाय में। तो उन्होंने कहा कि चाय में भी हमको अधिकार दो, और सरकार को ढेर पैसा देने लगे। तो जानते हैं सांसद को जो ज्यादा पैसा देगा उसी को ठेका मिल जाता है, जानते कि नहीं? अगर आपको रोड बनाने का ठेका चाहिए तो सांसद को तनी बेसी पैसा खिलाए, ठेका आपको मिल जाएगा। डीएम को तनी बेसी पैसा खिलाए, ठेका आपको मिल जाएगा। तो वैसा वहां पे था, पैसा ज्यादा खिलाए तो कहा कि अब कंपनी के व्यापारी के अधिकार को क्या किया गया? पूर्ण रूप से समाप्त। यानी कि जो पहले का अधिकार चाय और चीनी पे था उसे भी अब क्या किया गया? समाप्त। यानी कि व्यापारी के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त। अब जो कोई भी व्यक्ति वहां के भारत में क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। इसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा क्या किया गया कि अब की बार गवर्नर की शक्ति में परिवर्तन किया गया। और जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है। किसका गवर्नर जनरल कहा जाएगा? तो पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? और इसमें जो पहले व्यक्ति गवर्नर जनरल बने उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये पहले व्यक्ति थे जो क्या थे? जो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि पहले देखिए इन्हीं के समय में आया तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कौन होंगे? यही होंगे। और इन्हीं के समय परिवर्तित हुआ तो कौन बनेंगे? यही ना बनेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम के तहत बने थे? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद कहा जाता है कि कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाती है भारत को चलाने के लिए। अब देखिए भारत चला रहे हैं तो जिसको जैसे मन करा वैसे चला रहा है। लेकिन अब उनको लगा कि भारत को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाने की जरूरत है। तो पहली बार भारत को चलाने के लिए नियम कानून बनाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे कानूनी सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानूनी सदस्य की जाती है, जिसका नाम क्या होता है? लॉर्ड मैकाले। क्या नाम होता है? लॉर्ड मैकाले। इसको भारत के लिए क्या कहा जाता है? नियम कानून बनाने के लिए। और जान लीजिए इसने भारत का नियम कानून क्या किया था? इसने 2 पुस्तकों को पढ़ा जिससे सबसे ज्यादा हम नफरत करते हैं, मनुस्मृति। कौन? मनुस्मृति था। दूसरा, अरे तो मुस्लिमों में होता है, कौन सा होता है जी? नहीं, अरे याद है हमको, अरे हदीस नहीं, एक और था, शरीयत। हाँ, खरीयत नहीं, शरीयत। लेकिन चलिए आपने आधा याद किया, मेरे पास आ जाता है। तो मनुस्मृति और शरीयत को पढ़ के, क्योंकि 2 ही अभी भारत में ज्यादा रह रहे थे, एक तो हिंदू दूसरे मुस्लिम, तो इन दोनों के लिए मनुस्मृति और शरीयत को पढ़ के उन्हीं के हिसाब से एक नया कानून बनाया गया जिसको क्या कहा? ब्रिटिश का कानून कहा गया। इसे किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने। तो पूछेगा कि भारत में पहली बार कानून बनाने के लिए कानून सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? क्लियर? आगे चलते हैं। इसी के समय में शिक्षा नीति लाई गई। क्या लाई गई? शिक्षा नीति। अब देखिए क्यों लाई गई।
यहाँ कहा गया कि भारत को शिक्षा दिया जाएगा। भारतीय लोग खुश है कि चलो पहली बार अंग्रेज भारत के क्या कर रहे हैं, शिक्षा पर 1 लाख खर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जो 1 लाख खर्चे करने की बात हुई, ये खर्चा किए ही नहीं, केवल कह दिए, नहीं किए। जानते हैं क्यों नहीं किए? क्योंकि ये कह रहे थे कि किस भाषा में शिक्षा दिया जाए, हिंदी की इंग्लिश, हिंदी की इंग्लिश, और इसी हिंदी इंग्लिश करते करते शिक्षा नहीं दिए। अतः इसकी बात कहा जाता है कि पहली बार ये शिक्षा देने के लिए एक समिति का गठन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नीति बनाते हैं। और कौन नीति बनाता है? लॉर्ड मैकाले। अतः इस नीति को कहते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जो कब बनता है? 1835 में आता है। कब आता है? 1835 में। इसके तहत लॉर्ड मैकाले पहली बार, एक याद रखिए रोचक जानकारी है जिसे आप नहीं जानते हैं, जब लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने की व्यवस्था की थी ना, उससे पहले उसने भारत में जनगणना करवाया। और जब जनगणना करवाया तो देखा कि उस समय भारत में 99.9% लोग शिक्षित थे, यानी कि 0.1% ऐसे लोग थे जो अशिक्षित थे, बाकी सब लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। अब सोचिए कि जब सब पढ़े लिखे थे तो फिर किसके कान में वो डाला जा रहा था, क्या बोलते हैं उसको, गरम तेल। किसको वेद पढ़ने से रोका जा रहा था? जब सब शिक्षित थे तो शिक्षित कैसे थे? और अगर शिक्षित नहीं थे तो फिर इसने, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा कि 99.9% लोग शिक्षित है? यानी कि लोग पढ़े लिखे थे और अच्छे थे, और यहीं से उनको पढ़ने से तोड़ना था। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसने जितने भी गांव में विद्यालय थे, उस समय विद्यालय को क्या कहा जाता था? गुरुकुल। इसने सारे, हर गांव में एक गुरुकुल होता था, जो कि पीपल के नीचे गुरु बैठ के पढ़ाते थे। पीपल के जो चबूतरा होता है उस पर गुरु, और नीचे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। सबसे पहले इस पूरे गुरुकुल को भारत से नष्ट कर दिया गया, क्योंकि गुरुकुल 2 संस्कार देता था, 2 शिक्षा देता था, एक संस्कार का और दूसरा जो आधुनिक शिक्षा है, तो दोनों शिक्षाएं दी जाती थी। अब इसे नष्ट कर दिया गया तो संस्कार का शिक्षा रहेगा? संस्कारिक शिक्षा खत्म। और जो शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी, अब मुझे बताइए कि आप सब किस भाषा में बात करते हैं? हम बोलते भोजपुरी है, थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल लेते हैं, समझते हिंदी है। अगर मैं आपको अभी अंग्रेजी में पढ़ाने लगूं, आप में से कितने लोग यहाँ क्लास में बैठे रहेंगे? अगर मैं इन जितनी बातों को हिंदी में बताया हूँ साफ साफ शब्दों में, इस सभी बातों को मैं अंग्रेजी में बता दूं, आप में से कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? कहेंगे मास्टरवा ढेर अंग्रेज हो गया, पगला आ गया, खाली बकर बकर कर रहा है। आपको समझ में आएगा? यही हाल होता है सीबीएसई बोर्ड वालों को। तो सीबीएसई बोर्ड की स्थापना यही हुई थी। लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षा नीति लाई? अंग्रेजी। अब अंग्रेजी में कितना भी अच्छा शिक्षा दीजिए, मुझे अंग्रेजी समझने में नहीं आएगा, क्या मैं शिक्षित हो पाऊंगा? किसी को लगता है मैं शिक्षित हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। अब अंग्रेजी में क्योंकि हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो बच्चा पढ़निहार समझदार नहीं बल्कि रट्टादार होगा। जैसे कि आज के सीबीएसई के बच्चे, जाके देख लीजिएगा, स्कूल में सीबीएसई में एडमिशन हो जाता है उनका, उनसे पूछिएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो बोल देंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइंग फोर्स, ये बोल देंगे। लेकिन पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, तो पहले आपको ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, आप 5 बार कहेंगे, पहले ही नहीं पता, बस ये याद है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, कहते हैं ना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। पूछेगा इसका मतलब क्या होता है? तो आपको मैं शिक्षा के माध्यम की बात कह रहा हूँ। अगर अभी मैं आपका किस माध्यम में शिक्षा भी आपको दे रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये भी शुद्ध हिंदी नहीं, भोजपुरी मिक्स हिंदी। समझ में आया? अगर इसी माध्यम को मैंने अपना लैंग्वेज बदल के आपको अंग्रेजी में देना शुरू किया, आप समझिएगा। सीबीएसई वालों का केवल एगो हिंदी सब्जेक्ट होता है जो हिंदी में होता है, बाकी सब किस में होता है? अंग्रेजी में। तो रट्टा मार के 99.9% तो लेके चले आते हैं, क्योंकि जो टेस्ट में आता है वही उनका फाइनल में आ जाता है, छाप देते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछिए कि उनका नॉलेज कितना है, तो एगो बिहार बोर्ड का बच्चा उनको रुवा देगा। अगर हिंदी की बात करें, उनको शुद्ध से हिंदी लिखने नहीं आता है, याद रखिएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि केवल वो अंग्रेजी रट्टा मार के पढ़ते हैं, रियली रूप से समझ नहीं पाते हैं। और सीबीएसई में भी जो टीचर समझाते हैं वो समझाते हैं हिंदी में, आप पढ़ाते हैं अंग्रेजी में। या फिर आपको कहते हैं कि केरल का स्टूडेंट टीचर आया हुआ है। केरल का टीचर जानते हैं? केरल का जो सबसे घटिया आदमी जो होता है, जिसको केरल में कुत्ता नहीं पूछता है, उसको लाते हैं, वो केवल अंग्रेजी में उन्हीं को वही रटा देता है और रटा के चल जाता है। तो लगता है कि बाप, मेरा बेटा केरल के टीचर से पढ़ा है, गधा पढ़ रहा है, तोरा बेटा का जीवन बर्बाद कर, उससे अच्छा बिहार बोर्ड में कोई बढ़िया टीचर पढ़ाया, उससे पढ़ ले, ज्यादा बढ़िया पढ़ लेगा। क्योंकि भाषा हमारी हिंदी, घर आएगा तो भोजपुरी बोलेगा, समझा रहा उसको अंग्रेजी में, उसको समझ में आएगा। अच्छा, आप लोग बंगाली नहीं आता है और आपको मैं बंगाली में गाली दे दूं,
आपको कुछ समझ में आएगा? आपको मराठी नहीं आता है, आपको आता है इसलिए हाँ कह रही है, नहीं आता तो बात करता हूँ। आपको मराठी नहीं आता, आपको मराठी में किसी ने गाली दे दी, आपको समझ में आएगा? आज जो अंग्रेज है वाला, उसको अंग्रेजी आता है, उसको कहिए गधा मतलब महाराज होता है, तो अपने सबको बढ़ के क्या कहे, क्या गधा, क्या हालचाल, होगा कि नहीं होगा? तो जिस चीज का हमें नॉलेज नहीं है उसमें हमें गाली भी कोई देगा तो हमको क्या लगेगा, हम तो फूल बरसा रहे हैं। जैसे मैं आप सबको बैसाख नंदन कह दूं, बैसाख नंदन मतलब बैसाख का राजा, और जानते हैं इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है? बैसाख नंदन कहा जाता है गधा को। लेकिन इससे पहले आप खुश थे कि चलिए बैसाख नंदन बैसाख का राजा, लेकिन अब मैंने कहा गधा, दुख लगा। तो वो चीज, जिस बात, जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है, उस भाषा में अगर हमें शिक्षा दी जाएगी, क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, बल्कि हमारा मट्ठा गुर हो जाएगा। तो हम पढ़ नहीं पाते तो रट्टा मारते, और देखिएगा अधिकांश सीबीएसई वाले केवल रट्टा मारते हैं, याद होता है, समझते कुछ नहीं है। तो पहली बार सीबीएसई बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कब? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835, जिसमें शिक्षा का माध्यम कहा गया क्या दिया जाएगा? अंग्रेजी, क्योंकि भारतीय पहले से ही पढ़े लिखे 99.9%, और इनको अगर सही शिक्षा दी जाएगी हमसे आगे निकल जाएंगे। अतः इनको अंग्रेजी में पढ़ा बुझाएगा ही नहीं। आज जब तक समझ पाएंगे अंग्रेजी तब तक तो हम बहुत आगे तक निकल जाएंगे। और यही कारण था कि 90 साल तक हमारे यहाँ शासन किए, 90 नहीं 190 साल तक। आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद कहा जाता है कि इसी अंग्रेजी के माध्यम को रख के सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सिविल सेवा में क्या किया जाएगा? खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी, और इसकी शुरुआत की जाती है, कोशिश की जाती है, 100% लागू नहीं किया जाता है, कोशिश की जाती है कि सिविल सेवा यानी कि जितने भी ऑफिसर रैंक के पद होंगे ना, उस पर क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा, और इसमें भारतीय भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही कहते हैं अंग्रेज इनका विरोध कर देते हैं कि अच्छा ऑफिसर अब भारतीय बनेगा, मतलब वो हमारा मुड़ी पे हमको समझाएगा, वो जिसका कोनो औकात नहीं है, ये सब नीच है। अंग्रेज हमें नीच समझते थे, इसीलिए अपना ऑफिस के बाहर लिखते थे, जानते हैं क्या? इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है, अंदर नहीं आ सकते। यानी कि समझिए कि भारत की वैल्यू कैसा? कुत्ता के बराबर, हमें कुत्तों बराबर समझते थे। उस कुत्ता को जिसे हम कुत्ता भी नहीं समझते हैं, टॉमी समझते हैं, उस कुत्ते के बराबर ही हमें समझते थे, इसीलिए लिखते थे। सोचिए हमारी क्या वैल्यू थी। अतः वो हमें गिराना चाहते, तो जैसे हम उनके ऊपर बढ़ेंगे वो देख पाएंगे नहीं। तो भेदभाव की नीति तो दिखा रहे हैं, और भारतीयों के मन में खीस भी बढ़ रहे हैं कि देखो अंग्रेज हमको अपने बराबर नहीं समझता है। इसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा का क्या किया गया? अंत। अब दास प्रथा देखिए क्या था, क्योंकि अरब के लोग क्या करते थे ना कि अपने यहाँ के कमजोर लोगों को खरीद के दूसरे देशों में बेच देते थे। तो बेचा हुआ व्यक्ति जो उसे खरीदता था उसका क्या होता था? दास होता था। और यही से दास प्रथा की शुरुआत होती है, जो पहले पूरे भारत में बैठ जाती है। तो अंग्रेज आते हैं तो एक अच्छा काम भी करते हैं कि दास बनाने की व्यवस्था को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? दास बनाने की व्यवस्था को समाप्त करते हैं। तो पूछेगा कि दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कब खत्म किया गया? 1843 में। देखिए अभी मुझे जहां तक लग रहा है ना, आप सब लोग उब गए ना भैया, आप बंद, ऐसा नहीं ना है, कंट्रोल में है ना, क्योंकि चेहरे पे आप लोग के 12 बजते दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे आपके चेहरे पे 12 दिख रहा है कि वहाँ कैसे शब्द रहना शुरू कर देंगे सारा पर, कहीं से छुट्टी कीजिए हम जाए घरे। पेशेंस है ना, अभी बचा हुआ है ना? अगर नहीं बचा होगा तो बता दीजिएगा, मैं खत्म करके जाऊंगा, आधा खत्म कर नहीं जाऊंगा। गधा कहीं के पढ़ने के समय में इतना कंट्रोल में पढ़िए कि आप 5 घंटा भी पढ़ते रहिए, आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो, तब ना पढ़ाई कि 1 घंटा के पढ़ने से आपको लगता है कि बिहार पुलिस चपरासी का नौकरी नहीं निकले 1 घंटा में, क्योंकि चपरासी में भी भरने वाले इंजीनियर सब चपरासी का नौकरी का फॉर्म भरता है। तो कौन इंजीनियर है? ढेलाफोर इंजीनियर। आगे चलते हैं, जो बनाना कुछ सीख जाए और चपरासी का फॉर्म भरेगा जी। देखिएगा बीटेक किया हुआ व्यक्ति चपरासी का फॉर्म भर रहा था, पेपर में दिया हुआ था। अब सोचिए जिसने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग से बीए को बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसने नए नए वस्तुओं को बनाना सीखा है, वो गधा अगर चपरासी का फॉर्म भर रहा है तो क्या लगता है कि वो बनाना सीखा है? नहीं, वो कोनो ढोरा मंगलू इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और पढ़ा नहीं है बल्कि पैसा देके पास कर गया है। तो डिग्री तो ले लिया है लेकिन शिक्षा है ये नहीं है। अगर आज मैं पूछूं कितने % लोग शिक्षित हैं?
शुद्ध से 4% शिक्षित नहीं होंगे, बाकी के सब क्या है, डिग्री धारक। इसमें मैं और आप भी आते हैं। कहिए तो अभी आप लोग इंटर पास कर क्या है, इंटर का कोई एक सब्जेक्ट बताइए उसका कि एक चैप्टर पे आपको कमांड है, आप मत भूलिएगा बेटा, एक चैप्टर कमांड है कि इस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। एक लोग भी बताइए। इनको नहीं कहूंगा क्योंकि लोग इतिहास, भूगोल, था, पॉलिटी, क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर था आप लोग का, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्स था, और मैं ही पढ़ा हूं तो मैं कहूंगा तो ये लोग सुना देगा। लेकिन बाकी से पूछता हूँ, एक चैप्टर पे कमांड होगी सर इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप पूछिएगा, ऐसे पूछिएगा, हम ऐसे जवाब दे देंगे, मतलब कि फेंक के मारेंगे आपके सवाल को। कोई व्यक्ति एक भी चैप्टर नहीं है, यानी आप भी क्या है, डिग्री धारक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी जब इंटर पास किया था मैं भी डिग्री धारक है, क्योंकि मैं भी चीट से पास करके ही आने वाला व्यक्ति था, कोई ईमानदारी से ना पढ़ा था। तो मैं नहीं था तो आप कहां से, लेकिन मैं बता सकता हूं इतना, तो आप तो गुरु गुड़ चेला चीनी, आप चीनी हो जाएंगे। बस केवल पेशेंस से मुझे सुनिए, और ये जो मैंने फ्री का बकवास किया ये आपको वापस से माइंड को यहाँ केंद्रित करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग सा भुतला गए थे, अब तनी चेहरा पर चरनिया स्माइल आ गया है तो आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ आगे आते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पूछेगा भारत के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति कब आई, किस अधिनियम के तहत आई, कब 35। सिविल सेवा में खुले मुकाबले की कोशिश कब की गई, दास प्रथा कौन, क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद अधिनियम आता है 1853 का चार्टर एक्ट, और इसके बाद पहली बार पृथकीकरण की व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी कि पहले जो कानून बनाते थे लागू करते थे, इनको बदल दिया गया, और पहली बार कहा गया कि कानून कोई और बनाएगा उसे लागू कोई और कराएगा, यानी कि पहली बार विधायिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, यानी कि नियम बनाने का, नियम कानून की व्यवस्था किसी और को दी गई कि कानून आप बनाइए और उसे लागू कौन करेगा, कोई और। जैसे आज भारत के लिए नियम कानून कौन बनाता है, संसद। भारत के लिए नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है ना, और उसे लागू कौन कराता है, पुलिस प्रशासन। तो जो लागू कराता है उसको कार्यपालिका, आज जो बनाते हैं उसको विधायिका। तो पहली बार 1853 में विधायिका और कार्यपालिका को क्या किया गया, अलग। मतलब कि भारत के लिए नियम कानून बनाने वाले लोग अलग होंगे और उसे भारत पे लागू कराने वाले लोग अलग होंगे। कब किया गया, किस नियम के तहत। इसके तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होती है। क्या होती है, भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, जिसको क्या कहा जाता है, स्मॉल संसद। स्मॉल संसद का मतलब छोटा पार्लियामेंट, यानी छोटा संसद, स्मॉल पार्लियामेंट। इसमें एगो अंग्रेजी एगो हिंदी में स्मॉल संसद, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल पार्लियामेंट या फिर छोटा संसद की स्थापना की जाती है। साथ में जो यहाँ पे कोशिश की गई थी सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की, अब उसको क्या किया गया, यहाँ पे लागू कर दिया गया। यानी पूछेगा कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की पूर्ण रूप से शुरुआत कब हो गई, 1853। लेकिन सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कोशिश कब की गई थी, 33। तो कोशिश पूछे तो शुरुआत पूछे तो याद रहेगा ना। इसके बाद इसी के समय इन परीक्षाओं को लेने के लिए, क्योंकि देखिए अगर परीक्षा लेना, यूपीएससी परीक्षा लेता है तो यूपीएससी क्या है, बोर्ड है। तो यूपीएससी में अगर आप परीक्षा देना चाहते तो इसका एग्जाम कौन लेता है, यूपीएससी बोर्ड। उसी तरह उस समय यूपीएससी का परीक्षा तो दिया जाता था, तो उसमें जो बोर्ड था जो उसका एग्जाम लेता, उसी को कौन सा बोर्ड कहा गया, मैकाले समिति। क्या था, मैकाले और उसके कुछ अन्य मित्रों की समिति को मैकाले समिति कहा गया, जो यूपीएससी के बोर्ड परीक्षा को क्या करता था, कंडक्ट करता था। क्लियर। और साथ में इसी के अंत में कहा गया कि अब कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के अधिकार को 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। देखिए यहाँ पे 33 और 20 53, आप 33 में से 20 घटाएंगे तो यानी कि 20-20 साल पे जो चार्टर एक्ट आता था, अब इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया कि अब चार्टर एक्ट नहीं आएगा। यहाँ समाप्त किया गया, लेकिन बवालों बढ़ गया। अब जान लीजिए 1853 तक इन्होंने जितने नियम कानून भारत पर लागू किए थे ना। अच्छा 5 बजने वाला गया क्या जी, आइए आइए बैठिए, जगह खाली आइए। तो उनका भी क्लास का टाइम हो गया, इसलिए तन तेजी में चलते हैं, ठीक है। अभी इतना बाकी है, क्या होगा, दास प्रथा का अंत
लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड एलनबरो, जो कि कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। तो एलनबरो के द्वारा किया जाता है। मैकाले शिक्षा नीति बनाते हैं। आगे चले, यहाँ पे आगे चले। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सब क्या हुआ कि चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिएगा, और इसी के बाद क्योंकि जितने ये नियम कानून लगाए गए थे भारतीयों पर, ये सब भारतीयों को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए लगाए गए थे। और इसी के तहत कहा जाता है कि सारे भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे, इसलिए अभी विद्रोह थोड़ी होगा, हाँ अभी ही होगा, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, और इस कहानी को हम इतिहास में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। लेकिन विद्रोह हुआ अंग्रेजों के इन सारे नियमों पे, क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेज पोलाइट हो गए, क्योंकि हमने बड़ी अंग्रेजों को मारा था, और अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाने के पक्ष में थे। लेकिन हुआ ये कि जो अंग्रेज भागने वाले थे, उसे हमारे ही भारतीय चमचे, वो व्यक्ति जो नस्ल से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेज थे, उन्हीं भारतीयों ने अंग्रेजों का समर्थन किया और अपने ही भारतीयों पे गोलियां चलाई, जिसके कारण 1857 की क्रांति हम हार गए। और हारने के बाद क्या हुआ कि हम वापस से भारत में गुलाम बन गए। लेकिन अंग्रेजों ने इसी कारण से अपनी नीतियां बदल दी, और इसके बाद से जो नीति आई वो भारतीयों के पक्ष में नीति आई, जो हमारे लिए फायदेमंद था। अतः इसकी चर्चा आज नहीं, कल नहीं, कल तो बंदे रहे, कल ईद है। तो ईद है क्योंकि यहाँ मकान मालकिन ये लोग जो ईद मनाते हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो आप किसी भी धर्म में डिस्टर्बेंस के लिए तो हम नहीं बने हैं। अतः इसके लिए हम क्या करेंगे, कल हम लोग का बंद रहेगा। हाँ, संडे को क्लास खुला रहेगा। अब कहिएगा सर संडे को क्या है? इसीलिए संडे को बबुआ लोग, क्योंकि संडे को पढ़ लेंगे तो मंडे हमारा भी त्योहार है, छठ का पहला अर्घ और छठ का दूसरा अर्घ, और उसमें मैं पापी तो नहीं बन सकता कि क्लास खोल दूं। क्लास खोलूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग तो कहिएगा सर खोल दीजिए, लेकिन मैं खोल दूंगा छठी मैया हम पे छोले ताक दी, हो जाएगा क्लास का तहस नहस। अतः छठ में 2 दिन बंद रहेगा, लेकिन संडे को क्लास चलेगा, सेम समय। तब तक के लिए मिलते हैं, घरे जाइए, हाँ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अतः इसको बंद कर दीजिए। हाँ।